नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भैया, ये तो पता चल ही गया होगा आपको संचार सारथी ऐप क्या है, और इस ऐप पे विवाद भी आपको पता चल गया होगा। लेकिन इस ऐप के विवाद में जो आप देख रहे हैं वो उस बहुत बड़े एक आइसबर्ग की एक नोक है, टिप है, टिप ऑफ आइसबर्ग। जिन लोगों को ये मुहावरा नहीं पता उनको बता दूं कि समंदर के अंदर एक बहुत बड़ा पर्वताकार पहाड़ की तरह बर्फ का एक बड़ा चट्टान बर्फ की तैर रही है, जिसकी नोक ऊपर दिख रही है, जिसको आप छोटा टापू समझ रहे हैं। आप जहाज उसके पास ले जाएंगे तो डूब जाएंगे। ये कहावत इससे बनी है। तो ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। बड़ा घोटाला क्या है ये आज मैं आपको बताऊंगा। हम समझेंगे कि ये सिर्फ एक शुरुआत है और इस बार हंगामा होने के पीछे वजह क्या है, क्योंकि मामला सिर्फ संचार सारथी ऐप का नहीं है। संचार सारथी ऐप आज कारण बन गई है, लोग उसको देखकर चौंक रहे हैं, लेकिन ये काम तो सरकार लंबे समय से करती चली आ रही है। हमने समय समय पर चर्चा की है और अब सरकार ने एक लेवल पार किया है। तो पहले संचार सारथी ऐप को समझते हैं, सरल भाषा में जैसे अपन समझते हैं समझाते हैं वैसे बात करेंगे। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा बहुत सारे उन लोगों को जिन लोगों ने कहा कि भाई उनको हेराल्ड केस ही नहीं पता था पूरा डिटेल से, आपने अच्छे से समझा दिया। तो मैं उसी समझाने वाले मोड पे आता हूँ। देखिए क्या है, सरकार ने एक ऑर्डर दिया है उन सब कंपनियों को जो बाहर से मोबाइल या तो इम्पोर्ट करके देती हैं या मोबाइल बनाती हैं। बोले अब से कोई भी मोबाइल दोगे तुम किसी को बेचोगे तो उसके पास जब मोबाइल जाए तो उसमें पहले से एक ब्लॉटवेयर होना चाहिए। मैंने परसों नरसों एक वीडियो बनाया था किस तरह से सैमसंग की फ़ोन के अंदर, नहीं देखा हो तो जीबी पे है, सैमसंग अपने फ़ोन के अंदर एक इजरायली स्पाईवेयर इंस्टॉल करके दे रहा है। तो भारत सरकार तो वो ब्लॉटवेयर की फॉर्म में होता है, यानी पहले से इंस्टॉल नहीं आते बहुत सारे सॉफ्टवेयर। जैसे आप खरीदने जाओ तो उसमें 10 सॉफ्टवेयर हैं, उसको आप हटा नहीं सकते हो, अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो। चाइनीज़ कंपनी तो अपने डाल दे रही है। तो वो जो होता है जो वो कहलाते हैं ब्लॉटवेयर, वो जो अंदर से पहले से घुसे हुए आते हैं और उनको आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंतर्गत आता है, उसने कहा कि अब से जो भी फोन बेचोगे आप उसके अंदर ये संचार सारथी डाल के दोगे। ठीक है भैया, एक ब्लॉटवेयर और सही, इतने सारे हम झेल रहे हैं तो एक ब्लॉटवेयर सिंधिया के नाम। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। ये जो ब्लॉटवेयर डालने के लिए जो उनको एक निर्देश दिया गया है संचार सारथी ऐप के बारे में, उस संचार सारथी ऐप की जब आप पूरी सिचुएशन देखोगे, परमिशन देखोगे, तो आप कांप जाओगे। और ये भी कहा गया कोई हटा दे तो जैसे ही अगला अपडेट आएगा फिर से उसमें इंस्टॉल हो जाए। और लोगों का कहना यह है कि ये तो इंस्टॉल करने की बात ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि स्वैच्छिक है, जब चाहो तो हटा दो। जब चाहो तो हटा दो का मतलब है तो लोग अपने आप इंस्टॉल कर ही रहे हैं। मैंने किया हुआ था संचार सारथी। आज मुझे जब इसकी हकीकत पता चली, मैंने इतना डीप घुसा नहीं हो तो मैंने सबसे पहले हटाया, उसको हटाओ बीमारी। लेकिन क्या गारंटी है कि सरकार इस बीमारी को हटाना चाहेगी? वो कह रहे नहीं, खोया हुआ मोबाइल खोजने में मदद करेगा। वो तो एप्पल की अपने भी सिस्टम है, वो तो एंड्रॉयड का अपना भी सिस्टम है, और लोगों के फोन ये दो ही तो प्लेटफॉर्म के, और तीसरा तो फोन है नहीं। अगर कोई होगा करोड़ में एक तो पता नहीं। तो सीधी सी बात यह है कि सरकार इसको डाल के दे रही है और उसको अनिवार्य कर रही है। तो इसके पीछे उसका मकसद क्या है? अब इस पूरे ब्लॉटवेयर को जब सरकार डाल रही है तो इसकी परमिशन क्या है, इसको समझ लेते हैं। बहुत आगे बढ़ेंगे, मामला संचार सारथी तक रहने वाला नहीं है। तो इसके लिए जो जब आप देखते हो ना मोबाइल करते हैं, तो ये वो कहता है आपसे कि देखो भाई, आपके फोन के अंदर फला फला जानकारी ले लूंगा मैं। जब भी आप कोई इंस्टॉल करते हो तो परमिशन कहता है, परमिशन। तो आप उसमें परमिशन देते हो, हाँ भाई ये हमारे फोटो देख सकता है, ये हमारे गैलरी देख सकता है, होता है ना, ये लोकेशन देख सकता है। तो संचार सारथी जितनी निजी चीजें, आपके एसएमएस पढ़ सकता है, एसएमएस भेज सकता है, आपके मोबाइल फोन के कॉल देख सकता है, कॉल बुक में जा सकता है, कॉल कर सकता है। इस तरह की खतरनाक टाइप की परमिशन भारत सरकार को चाहिए। अब अगर ऐसा हो गया तो ये तो पेगासस का बाप है। अगर पेगासस ने बैकडेट में मोदी की हत्या की साजिश वाला एक चिट्ठी प्लांट कर दी थी, तो इसके जरिए तो मोदी की हत्या की साजिश वाला फोन भी करवा देगा किसी को भाई। क्योंकि जब तुम्हारा फोन उसके पास चला गया, वो उससे कॉल कर सकता है, वो उससे एसएमएस पढ़ सकता है, एसएमएस कर सकता है, आपकी लोकेशन जान सकता है, इस वक्त कहां पे हो आप, क्या कर रहे हो। तो ये सारा का सारा आपकी जानकारी सरकार लेना चाह रही है। तो ये है संचार सारथी। और ये ब्लॉटवेयर आते के साथ ही लोगों को थोड़ा माथा ठनका रहे। लोग तो अभी तो कहते हैं प्राइवेसी से क्या होता है, हमारे पास जी छिपाने के लिए क्या है। पत्नी का नंबर दे दोगे किसी को?
गर्लफ्रेंड से क्या बातचीत की, चैट किसी को बता दोगे? अपना जीमेल का पासवर्ड मुझे दे दोगे? हर इंसान के पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है जो वो किसी से साझा करना नहीं चाहता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की क्या चिट्ठी आई है, बॉस से क्या पंगा चल रहा है, थानेदार जो है उसके खिलाफ आपने क्या कंप्लेंट की है, आप बहुत सारी चीज़ें। देखिए मैं आपको बताऊं, डीप जो इंटरनेट है 3 हिस्सों में, एक तो आपकी डीप वेब है और एक डार्क वेब। एक तो ये पब्लिक वाली है, आपको पता ही है, सरफेस वेब कहते हैं इसको। तो जो डीप वेब है और डार्क वेब है, तो डीप वेब जो है वो वही है जो हमको हमारी जानकारियां जो ईमेल पासवर्ड के अंदर बंद है, फेसबुक के अंदर क्या है, आपका फ्रेंड कौन है, आपकी चिट्ठी क्या है, आपने किससे क्या बात की, ये सब जानकारियां जो सिर्फ आप ही पढ़ सकते हैं। तो ये जानकारियां उसके अंदर जो छिपी हुई हैं उनको निकालने का अधिकार सरकार ले रही है आपके मोबाइल के अंदर से। क्यों ले रही है भैया? तुमको अगर खोया हुआ मोबाइल ढूंढना है तो उससे संबंधित ले लो, और उसके बाद भी इसको सरकार जबरदस्ती डलवा रही है और उनको कह रही है डालना पड़ेगा क्योंकि रूल के अंदर जरूरी है, नहीं डालोगे तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा। तो ये बवाल की वजह, यहां से सारा का सारा बवाल शुरू हुआ है। लेकिन इसके पीछे कुछ लोग ये कह रहे हैं नहीं नहीं, इतना बड़ा मकसद नहीं होगा, ये तो डेटा हार्वेस्टिंग है। डेटा हार्वेस्टिंग का जहां तक सवाल है तो उसको तो जो है वो हमारी इतनी हार्वेस्ट हो चुकी है कि हम पूरे ही छिल चुके हैं। हमारे बारे में सारी जानकारी समय समय पर तक सरकार लेती रही है। अभी हम बताएंगे आपको तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, और जो लोग नियमित नॉकिंग न्यूज़ देखते हैं, लंबे समय से देख रहे हैं, उनकी आंखें नहीं खुली रह जाएंगी क्योंकि वो पहले से ये जानते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो कहानी है, ये सीधे सीधे ये माना जा रहा है कि हम सबकी ऊपर से मंत्री झूठ बोल रहा है। तो इससे एक सवाल और भी खड़ा होता है, क्या जो मंत्री हैं ये सिर्फ मुखौटा है? इनके विभाग की जो चिट्ठियां जाती हैं, इनके विभाग में जो काम हो रहा है, उसको कोई एक तीसरी शक्ति तय करती है क्या? मंत्री को पता नहीं होता क्या कि प्रधानमंत्री कार्यालय से उनके पास सीधे निर्देश आते हैं, आगे चिट्ठी चली जाती है? क्योंकि मंत्री कह रहा है ये नहीं हुआ और विभाग की चिट्ठी कह रही हुआ। तो ये एक बड़ा सवाल मोदी सरकार की कार्यशैली पर भी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कामकाज पर भी है कि वो अपने काम में कितना ध्यान देते हैं। अब ये तो देखने की बात है कि वो काम में ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं, या उनके काम में ध्यान देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको ड्यूटी लगा दी जाती, जब बागेश्वर राम के बाबा के पैर छुओ तो छूने लगते हैं। उनकी नौकरी बचाई है बीजेपी ने, चुनाव हारने लग गए थे। अगर बीजेपी ने दल बदल ना कराया होता तो फिर तो गए थे वो। खैर, अब जो है वो सीन ये है कि हमारी अपनी जिंदगी में हमारे ऊपर पकड़ कैसे बनाई जा रही है। मैं आपको थोड़ा सा उत्तर कोरिया की तरफ ले चलता हूँ। कितना सही है गलत है हम नहीं जानते, क्योंकि हमने उत्तर कोरिया पे हमने शो भी की है, अलग अलग तरह की जानकारी आई। उत्तर कोरिया में एक नियम है और वो नियम ये है कि भाई साहब आपको अपना रेडियो चालू रखना पड़ेगा, खोल के रखना पड़ेगा, और आपको इस रेडियो के अंदर बंद करने की इजाज़त नहीं होगी। और उस रेडियो पे सिर्फ प्रसारण आएंगे किम जोंग उन के और सरकार के, यानी सरकार आपसे कुछ कहना चाहती है, उसके लिए वो रेडियो आपको चालू रखना है। लॉजिक क्या दिया जाता है? लॉजिक ये दिया जाता है कि ये इमरजेंसी के लिए, भूकंप आए तो उसके लिए, हज़ार्ड के लिए, इस तरह की सूचनाओं के लिए ज़रूरी है। युद्ध हो जाए, अमेरिका हमारा दुश्मन है, तो लोगों को जागरूक रखना ज़रूरी है। लेकिन वहाँ पर गोदी मीडिया की तरह भजन कार्यक्रम आता रहता है, महान है मेरा राजा, महान मेरा प्रधानमंत्री, महान, नॉन बायोलॉजिकल, इस टाइप की चीज़ें। अब आप सोचिए, हमारे यहाँ पर भी सरकार संचार सारथी को अभी यहीं पे क्लोज कर देते हैं, D2M लेकर आ रही है, यानी डायरेक्ट टू मोबाइल। ये क्या है? ये एक ऐसी चीज होगी जिसमें आपके मोबाइल में, ये संचार सारथी के साथ ही आ रहा है। अब आप पूरा एक नैरेटिव समझिए, पूरा खेल समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए कि सरकार किस तरह से आप पेगासस का बाप का भी बाप हो रही है, आपके ऊपर कंट्रोल कर रही है, किम जोंग उन कर रही है। जैसे D2M आ रहा है एक, वो भी साथ में आ रहा है, डायरेक्ट टू मोबाइल। क्या होगा इसमें? डायरेक्ट टू मोबाइल में बगैर इंटरनेट के आपका चाहे 1000 रुपए का, 1500 रुपए का अगर कीबोर्ड वाला भी मोबाइल फोन है तो उसके अंदर सीधे प्रोग्राम्स दिखेंगे, प्रोग्राम्स आएंगे डायरेक्ट। कैसे? जैसे पुराने जमाने में दूरदर्शन के एंटीने से प्रसारण होता था, याद है? उसके अंदर आपको केबल वेबल का कनेक्शन लेना पड़ता था, वैसे आएंगे। और ये सारा का सारा जो D2M होगा, ये सरकार लाने की तैयारी कर रही है। अब D2M में प्रोग्राम क्या आएंगे, इस पे बात अभी नहीं हो रही है। सरकार कह रही है टेक्निकली ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी, वो आ जाएगी, और हजारों करोड़ रुपया इस देश में
खर्च किया जाएगा। राजीव गांधी ने दूरदर्शन बनाया, घर घर तक पहुंचाया, लेकिन राजीव गांधी और उनकी सरकार के खिलाफ विनोद दुआ उसी दूरदर्शन पे शो करते थे। आज ये D2M जो है, इसको चलाने की जिम्मेदारी मिलने वाली है प्रसार भारती को। प्रसार भारती वो ही, मतलब प्रसार भारती समझ लीजिए कि एक भोंपू लगा दिया सरकार के आगे, एम्पलीफायर है वो। सरकार जो भाषण देगी उसको बढ़ाएगी। सुधीर चौधरी के प्रोग्राम बन रहे हैं वहाँ पे, आप चले जाइए, हर समय हिंदू मुसलमान करता है। एक प्रसार भारती का अगर आप संविधान देखेंगे, मैंडेट देखेंगे, उसके अंदर देश को बांटने वाली सांप्रदायिक चीजें नहीं करनी है लिखा है, लेकिन प्रसार भारती पे दिन भर ये होता है। तो वो प्रसार भारती जब गांव गांव में किसान के पास, मजदूर के पास, जिसने इंटरनेट का कनेक्शन नहीं लिया है, ये लगातार मोबाइल पे सुनाती रहेगी, तो आप सोचिए क्या होने वाला है। और ये तो एक पहलू है, ये लोगों का दिमाग, देश के लोगों का दिमाग हैक करने का एक तरीका है। वही व्हाट्सएप के जरिए भी तो हैक किया जाता है, लोगों के दिमाग हैक होते हैं, हमने काफी वीडियो बनाए। लेकिन इसमें क्या है कि वो अगर पढ़े लिखे लोगों का भी दिमाग आप हैक कर लोगे, और इसको रेगुलेट कौन करेगा? TRAI करेगी। यानी ये सारी संस्थाएं जो पूरी तरह से सरकारी संस्थाएं, अरे जो प्राइवेट चैनल है वो सरकारी विज्ञापन लेके डांस करता है, प्रसार भारती चलती सरकारी पैसे से है। तो प्रसार भारती जब तक सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है, उसके जो अधिकारी पदाधिकारी बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, वो सरकार तय करती है। और सरकार आजकल कहाँ किस कोटे से तय करती है, कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में ये एक नया टूल आया है जिसको D2M कह रहे हैं, डायरेक्ट टू मोबाइल। और ये टूल भी इसी के साथ आ रहा है। जब संचार सारथी आ रही है उसी दिनों में ये टूल भी आपको दिया जा रहा है। इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई, ये ज्यादा खतरनाक टूल है। यानी जो मजदूर किसान गांव में रहने वाला है, नीतीश कुमार 10,000 देंगे, तुम्हारी बेटी की जिंदगी बन जाएगी, वो महलों में रहने लगेगी, वो उसका आज ये कल हवाई जहाज पे चल रही, परसों हेलीकॉप्टर चलेगी, कुछ भी कहानी बना बना के वो आएगा वहां पे इलेक्शन में। इलेक्शन कमीशन तो संचार भारती से, हालांकि उसको इंडिपेंडेंट चाहिए, लेकिन वहां पर भी जब उसका प्रमुख सरकार बना रही है, खैर ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। क्या D2M? इसके अलावा भी एक और खेल सरकार ने किया है, और ये उत्तर कोरिया वाला जो D2M है, और हमारे घर के अंदर नजर रखने के लिए, मेरे घर में आप ये समझ लीजिए, आपके बेडरूम में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके शौचालय में, आप सड़क पे जा रहे हैं वहां पे, आप नहा रहे हैं वहां पे, आप गुप चुप कुची कुची कर रहे हैं वहां पे, हर समय 1, 2, 3, 4 कैमरे बिग बॉस की तरह आपकी निगरानी कर रहे हैं। ये इस तरह का खतरनाक अधिकार ले रही है एप्लीकेशन आपसे, संचार सारथी जो है। इसके साथ साथ D2M के अलावा भी एक खेल हुआ है। इस D2M के अलावा आपके मोबाइल फोन में जो एप्लीकेशंस हैं उनकी सिम कार्ड के साथ लिंकिंग की जा रही है। ये क्या है? अगर आपका सिम कार्ड किसी फोन में है तो ही आप उस नंबर का व्हाट्सएप चैट कर पाओगे। अगर आपका सिम कार्ड उस फोन से अलग होगा तो वहां पर वो व्हाट्सएप नहीं चलेगा। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब यह है कि अपने मोबाइल में आप कुछ भी इस्तेमाल करेंगे तो तभी कर सकते हैं जब वो सिम कार्ड उसके साथ लगा हुआ हो, यानी सिम के साथ में आपके सारे सॉफ्टवेयर को लिंक कर दिया गया है। संचार सारथी का भी बाप है। कैसे? आपके किसी भी ऐप पे अगर कोई भी गतिविधि होती है तो वो गतिविधि आपके सिम कार्ड से हुई गतिविधि के तौर पर देखी जाएगी, और जब वो आपके सिम कार्ड से हुई गतिविधि के तौर पर देखी जाएगी तो सिम कार्ड तमाम सारे आपके वेरिफिकेशन, तमाम सारी जो है KYC और आधार से लिंकिंग के बाद आपको मिल रहा है। यानी आपकी कोई भी चीज जो आप अपने मोबाइल में कंट्रोल कर रहे हैं वो सीधे सीधे आपसे जुड़ गई है। अब यहां पर कुछ प्रश्न आपके मन में आएंगे जो ज्यादातर लोगों के मन में आते हैं। प्रश्न ये आता है कि भाई सरकार जो है वो ये तो सुरक्षा के लिए कर रही होगी ना, उसको जानकारी चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैं जरा हिंदी भाषा में जो शब्दावली हमारे पत्रकार पूर्वजों ने इस्तेमाल की है उस पर टिप्पणी करना चाहूंगा। गवर्नमेंट का मतलब सरकार नहीं होता, शासन व्यवस्था होता है। सरकार मालिक नहीं होता। राष्ट्रपति ऐसे लिख दिया जैसे कि वो राजा हैं। तो ये जो शब्दावली हिंदी अनुवाद की चुनी, ये गुलामी वाली शब्दावली चुनी। इसके कारण हमारे दिमाग में ये घर कर गया है कि
कि वो हमारे मालिक हैं। सरकार हमारे मालिक नहीं है। आप अगर अपने आरडब्ल्यूए में कुछ लोगों को चुन के व्यवस्था चलाने को भेजते हैं, उनका काम है आपकी व्यवस्था सुनिश्चित करना, आपके पास सुरक्षा इंतजाम हो, सिक्योरिटी गार्ड आपको मिलते रहें। उनका काम यह है कि लिफ्ट चलती रहे, उनका काम यह है पावर बैकअप चलता रहे, क्लब सही चले, जिम सही चले, स्विमिंग पूल सही चले। ना कि वो अगले दिन से ये कहना शुरू करेंगे कि हम यहाँ के मालिक हैं, हमारी मर्जी के बगैर भी पत्ता नहीं हिलेगा। कौन कौन जिम में जाता है हमको पूरा चाहिए, कौन कितनी देर स्विमिंग पूल में तैरा, इसका डेटा चाहिए। तो वो आपके जीवन में घुसता है और सरकार आपके जीवन में घुस के इस तरह की दखलंदाजी ना कर सके, वहां पर निजता का एक अधिकार, वहां पर स्वतंत्रता का अधिकार और राइट टू कम्युनिकेट भी, आपकी जानकारियां, आपके जीवन की निजी जानकारियां, ये सब संविधान में इसलिए प्रोटेक्ट की गई हैं कि जिनको आप चुन के भेज रहे हो वो मालिक नहीं है। तो यहां पर हम लोगों के सबके मन में यह है कि हम राजा वाले दिमाग से सोचते हैं। तो ज्यादातर लोगों को लगता है तो क्या हो गया भाई, सरकार अगर ले भी लिया तो सरकार ले लेती है तो क्या क्या लेती है जान लीजिए। सरकार ने चलाया घर घर तिरंगा अभियान, याद है ना, जब आजादी के 75 साल पूरे हुए। आपको लग रहा होगा वाह देश की सरकार तिरंगे का मान बढ़ा रही है। सरकार तिरंगे का मान बढ़ाने के साथ साथ डाटा हार्वेस्टिंग कर रही थी, डाटा इकट्ठा कर रही थी, डाटा छीन रही थी और मेरी जानकारियां ले रही थी। कैसे ले रही थी? उसने आपको कहा अपने घर पे तिरंगा फैलाइए। आपने अपने मोबाइल फोन से लॉगिन किया, गूगल मैप में अपनी लोकेशन लगाई और लोकेशन लगा के वहां तिरंगा लगा दिया और वहां हो गई जियो टैगिंग, यानी इन सब मोबाइल नंबरों का आदमी कौन कहां रहता है ये उन्होंने अपने आप ले लिया। अब एसआईआर हो रहा है। एसआईआर के अंदर मोबाइल फोन के लिंक किए बगैर आप अपना वोट नहीं रजिस्टर करा सकते। आप मुझे बताइए कि क्या ये एसआईआर सिर्फ वोटों की छटाई के लिए हो रहा है या एक नेक्स्ट लेवल का सर्विलेंस डेवलप किया जा रहा है? वहां पर आपकी जियो टैगिंग की जा रही है और यहां पर आपके घर का पता, नाम का पता, पिताजी का पता एक मोबाइल नंबर से लिंक किया जा रहा है जो एक सर्वर के अंदर होगा और वहां पर सरकार के पास एक पूरा डेटाबेस होगा। बच्चों वाली बात, बच्चों से भी आसान बात है कि वोटर लिस्ट के जरिए ब्राह्मण वोटर कौन कौन है ये पता लगा के आप टारगेटेड एसएमएस भेज सकते हो कि भैया ब्राह्मणों के गौरव को बचाना है, आरक्षण वाले आ जाएंगे तो इसको वोट दो। उसके नीचे एक दलित है, उसका मोबाइल नंबर है, उसको संविधान की दुहाई दे देंगे। तो ये पूरा जब डेटा हमारा है, डाटा हार्वेस्टिंग होती है तो किस हद तक होती है? तो संचार सारथी का बताया मैंने आपको, वोटर लिस्ट का बताया। पहले वोटर लिस्ट के अंदर बहुत सारी जानकारियां आपकी प्राइवेसी की सुनिश्चित रखी जाती थी। फिर वोट कोई और डाल जाता, किसी का करके आपका फोटो उसमें लगाया गया, फिर आपका फोटो हटा के किसी और से वोट लगवाने के लिए उसका फोटो लगाया जाने लग गया। ये सब होता जा रहा है, लेकिन हमारे सामने हो रहा है। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं और वो आपको और चौंकाएंगी। जैसे कि आधार में आपका बायोमेट्रिक डेटा लिया, आपकी आंखों की पुतली के निशान लिए, आपके अंगूठे के निशान लिए और पूरा डाटाबेस आपके मोबाइल नंबर के साथ में उन्होंने क्लब करके रख लिया अपने पास में। अब कह रहे हैं कि पहले तो कह रहे थे आधार बनवा लो, जिंदगी में बहुत ज़रूरी है ये नहीं। अब क्या कह रहे हैं? आधार इसकी पहचान की गारंटी नहीं है, आधार निवास की गारंटी। क्योंकि उनको डाटा चाहिए था, उन्होंने ले लिया। अब उनको नया डेटा चाहिए। अगर आधार से काम चल जाएगा तो वो नया डेटा नहीं लेंगे। और कुल मिला के इस पूरे मामले में बेहद लीकेज हुआ इस डेटा का। आधार का डेटा बिकता फिर रहा था, प्राइवेट कंपनियों के पास गया, सबके पास गया। वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट के लेवल तक पहुंच चुका है। सरकार इसको स्वीकार करेगी नहीं क्योंकि उसकी नाक कटेगी। बायोमेट्रिक कैप्चर, डेमोग्राफिक डेटा कलेक्शन, सब कुछ प्राइवेट कंपनियों ने किया, एमपैनल्ड एनरोल्ड एजेंसीज ने, जिन्होंने निजी कंपनियां, ठेकेदार, ऑन ग्राउंड पता नहीं क्या क्या किया। और आखिर में आपको उन प्राइवेट एजेंसियों को हटा के जब सारा आपका काम निकल गया, ये करना पड़ा। इस तरह से ये पूरा का पूरा एक डाटा हार्वेस्टिंग थी। सरकार ने डाटा इकट्ठा किया, ये डाटा लीक भी हुआ, बाजार में भी बिका और खेल हुए। फिर आते हैं एक और खेल पे। ये सिर्फ एक संचार सारथी नहीं है, ये सारे संचार सारथी के पास में। लेकिन संचार सारथी ने एक कदम आगे बढ़ा के आपके फोन, एसएमएस वैसएमएस की जानकारी, आपके बातचीत कन्वर्सेशन की जानकारी की परमिशन, तथाकथित परमिशन लेने का खेल किया
और इसी तरह से एक और आया आरोग्य सेतु। कोविड-19 में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के नाम पे कि भैया आप वहाँ गए थे और वहाँ पे फला आदमी भी आया था तो कोविड इसको लग गया होगा। सरकार ने बड़े बढ़िया तरीके से, और सरकार ने ही नहीं, ये पूरा जो काम हो रहा है इसमें सब जगह सरकारी नहीं, विदेशी एजेंसियां भी इन्वॉल्व हैं, विदेशी ताकतें भी इन्वॉल्व हैं तरह तरह से। वहाँ पर वो जो संचार सारथी ऐप थी, उनको बाकायदा उसने बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया, आपकी एक एक मूवमेंट का डेटा, और कहाँ कहाँ गए, और उसको ऐसे प्रमोट किया तमाम सारा कि बड़ा एकदम वरदान है। और उसने केवल इंफॉर्मेशन गैदरिंग की। कुछ रिपोर्ट में जो प्राइवेसी के एक्सपर्ट थे और साइबर सिक्योरिटी के ऑब्जर्वर्स थे, उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री के लोगों ने इसके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया, जिसमें प्राइवेट कंट्रीब्यूटर्स भी थे। और बाद में पता चला कि सरकार का NIC MAT केवल उसको नहीं चला रहा है, बल्कि बाहरी डेवलपर भी इसको चला रहे थे। यानी प्राइवेट कंपनियां इतना सेंसिटिव देश का डाटा इकट्ठा कर रही थी, और सबसे बड़ी बात, आपकी लोकेशन, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री वगैरह सब कुछ उनके पास चली गई थी। कोविड-19 के वैक्सीनेशन का जो पूरा प्लेटफॉर्म था, वहाँ पर एक हेल्थ ID जनरेट की गई। उस हेल्थ ID के अंदर सारी चीज़ें आपकी जोड़ी जा रही हैं, आपकी इंफॉर्मेशन सरकार के पास में, और बीमारी, किसी देश की बीमारी से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन, जो पूरी दुनिया का फार्मा माफिया है, उसके लिए मार्केटिंग में बहुत मायने रखती है। वो जानता है कि किसको कौन सी दवा बेचनी है, कौन सी बीमारी फैलानी है, और कैसे कौन सी। मुझे कई बार अचरज होता है, और उस अचरज का मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं वैज्ञानिक भी नहीं हूँ। कुछ और कहूँगा तो ये भ्रम फैलेगा। आप मुझे बताइए, आपकी जानकारी में कितने लोग हैं जिसमें एक ही परिवार के कई लोगों को कैंसर हुआ? तो कुछ एक कॉमन फैक्टर है ना उस फैमिली के अंदर। वो कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस चीज़ से सप्लाई हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर हैं, कहाँ रोका जा रहा है। यहाँ तो खाने पीने की चीज़ों में जो घोषित कैंसर कारक चीज़ें हैं, उनको लेकर भी चीज़ें चली जा रही हैं। बिहार में शराब बंद हो सकती है भाई, दिल्ली में आपने गुटखा बंद कर दिया, ड्रामा कर दिया गुटखा बंद करने का। अब वो पता चला कि पान मसाला का पैकेट और साथ में उसमें मिलाने वाली तंबाकू का पैकेट आ रहा है, अब खुद गुटखा बना लो। अब गुटखा की जगह गुटखा किट बिक रही है। खैर, तो कुल मिला के हेल्थ का डाटा इस देश के दुश्मनों और मुनाफाखोर लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, और वो डेटा एक जगह इकट्ठा किया गया। कई बार निजी हॉस्पिटल, MIS सिस्टम, रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस इंटीग्रेशन, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, फॉलोअप वगैरह में थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वेंडर्स और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वगैरह के इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता चला, और इस पर बहस हुई, इस पर लोगों ने सवाल उठाए, और तो और कुछ एप्लीकेशन निजी चलाए गए। नोटबंदी हुई तो मोदी जी ने एक सर्वे निकाला। उस सर्वे के नाम पे देश भर के लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड करके नोटबंदी अच्छी है बुरी उस पर राय दी, और मोदी जी को डेटा मिल गया। इस तरह से देखें, उमंग, डिजी लॉकर, एम परिवहन, क्या है ये? डिजी लॉकर क्या है? आपके जीवन की जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण जानकारी एक डब्बे में आप बंद करते रहें। उस डब्बे को चला रहे हैं कौन? बैकएंड पे इंटीग्रेशन वेंडर चला रहे हैं। इन सेवाओं को होस्टिंग, इंटीग्रेशन, स्टेट लेवल डाटाबेस, थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइडर, क्लाउड होस्टिंग, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, सब कुछ निजी कंपनियों के पास में है। यानी आपकी जो मार्कशीट है, प्रमाण पत्र है, अला ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब जो रखते हो डिजी लॉकर में, वो सरकार ने ही अपने पास संभाल के रखा हुआ है, और सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कंपनियों को एक्सपोज किया हुआ है। अब आप सोचिए, सिचुएशन एक नहीं है। आप यात्रा करने जाएं एयरपोर्ट पे, आपको क्या आप अगर एप्लीकेशन से जाओगे आपको जल्दी घुसने देंगे, हम सब कुछ भर लिया। तो ये सारी चीज़ें सरकार अपने आप करती जा रही है, अपने पास लेती जा रही है। उमंग ऐप का पता ही है, एम परिवहन आपको पता ही है, आपकी गाड़ी, आपकी चीज़, और गाड़ी जा रही है, कहाँ जा रही है गाड़ी, किस जगह से निकल रही है, कहाँ का देखी गई, कहाँ चालान हुआ, कैमरों ने देखा, सब कुछ। फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे, मैं ये सब चीज़ें आपको 100 दफ़ा बता चुका हूँ। हांगकांग के उदाहरण बता चुका हूँ कि किस तरह से सरकार ने सर्विलेंस किया। हांगकांग के अंदर से लोगों को अरेस्ट करके चीन की सरकार कभी भी मेनलैंड चाइना ले जा सकती है, और इसके खिलाफ हांगकांग के बच्चों ने जब आंदोलन किया, सरकार ने उसको कैसे कुचला, और उस आंदोलन में किस तरह से सरकार का ये जो सर्विलांस है, इस सर्विलांस की भूमिका थी,
इसके ज़रिए वो एक चौराहे पर घूमते हुए लड़के को भी पहचान लेते थे कि कल ये प्रदर्शन में गया था। बहुत सारी इस तरह की डिटेल्स उस आंदोलन की हैं। उन लड़कों ने उस फेशियल रिकॉग्निशन से बचने के लिए चश्मे में लेज़र लगाना शुरू कर दिया जो कैमरे को अंधा कर देता था। आंदोलन भी डाल डाल पात पात था। सरकार पूरे डेटा पे और सारी चीज़ों पे कंट्रोल रख रही थी। लोगों ने क्या किया, अपने सारे मोबाइलों को एक दूसरे से वाईफाई से कनेक्ट कर लिया सॉफ्टवेयर के जरिए। अब वो सरकार तक जानकारी नहीं जाने दे रहे थे। अचानक एयरपोर्ट पे हजारों बच्चे इकट्ठे हो गए और उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया, नारे लगाए, गायब। सरकार को समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा आयोजन हो गया, पता ही नहीं चला। सरकार इस हद तक उतर आई कि जो इलेक्शन में सुई इंक लगाते हैं, जो फायर ब्रिगेड होती है, जो वहाँ पर वाटर कैनन चलाते हैं प्रदर्शन के दौरान, उस वाटर कैनन में उस इंक को डाल दिया गया कि उनके मुंह के ऊपर जब दाग लगेगा तो हम पहचान लेंगे कौन कौन आया था प्रदर्शन में। छतरी लेके जाने लग गए बच्चे। इस लेवल पे हमारे यहाँ के लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आधे तो इसी में बावले हो जाएंगे, भैया हमारी सरकार वाह मान 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 करके। क्योंकि जब उनके पास D2M आएगा, जब डायरेक्ट टू मोबाइल, तो उसमें पहले उनका दिमाग हर लिया गया होगा। तो ये पूरा खेल जो है ना, ये सिर्फ एक एम परिवहन ऐप का खेल नहीं है। हर तरफ से आपका डाटा हार्वेस्टिंग और डाटा सर्विलांस चल रहा है। विदेशी कंपनियां अलग लगी हुई हैं, उन विदेशी कंपनियों को भी डाटा दे रही हैं हमारी सरकारें। ले भाई, मुझे इलेक्शन जीतने का जुगाड़ दे दियो। फेसबुक खुलेआम यहां से सारा डाटा मेटा ले जा रहा है। लंबा हो जाएगा वीडियो, इस पर पहले पूरे कांड खुल चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं। बहुत ही खतरनाक स्तर पे मामला चल रहा है। इसलिए जब ये मामला उठता है तो इस मामले पे बवाल होना ज़रूरी है, और तब और ज़रूरी है जब इस देश की लोकतंत्र खतरे में है, सरकार अथॉरिटेरियन हो गई है। कल मैंने बताया था इतना बड़ा शिक्षा पे बिल आ रहा है, कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, जनता से कुछ नहीं पूछा। मजदूरों की ज़िंदगी तय करने का कंसल्टेशन नहीं हुआ, उनके मजदूरों से नहीं पूछा। संसद में जो स्थायी समिति होती है, जिसका काम होता है कि संसद में बिल पेश होने से पहले वहां पे उसकी पड़ताल हो जाए, तो स्थायी समितियों को बिल भेजे ही नहीं जा रहे हैं। और संसद का शीत सत्र आधे दिन का कर दिया गया और मोदी रोज कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान दे जाते हैं जिसके कारण विपक्ष भड़क जाता है। और जैसे ही वो भड़क जाता है, हंगामा होता है। 15 दिन का सेशन है, एक दिन कम, एक दिन कम, एक दिन कम। 13 दिन के बाद में किसी चीज़ पे हंगामा होगा, इनको बाहर कर देंगे, बहुत सारे बिल पास करा लेंगे और कहेंगे कि विपक्ष काम हो देना नहीं चाहता। गोदी मीडिया लिखेगा एक दिन की कार्रवाई में इतना खर्चा होता है, उतना खर्चा होता है। ऐसे देश चल रहा है। बहरहाल आप देश के नागरिक हैं, आपको सब पता होना चाहिए, इसलिए जो पुष्ट अपुष्ट बातें मुझे पता चली मैंने सारी आप तक पहुंचाई। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये चैनल जल्दी से 2 मिलियन हो सके। और जो दूसरा चैनल है गिरिजेश वशिष्ठ, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, वो भी 1 मिलियन होने वाला है। नमस्कार, फिर से जय हिंद।